की शुरुआत में लान की आंखें खुलती है और वो बोल रही होती है कि मैं क्लिनिक में हूँ और ये क्या शाम हो गया। तभी उसे उसका भाई दिखता है जो वहीं पर सो रहा होता है। वो उसे उठाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूँ। फैंग कहता है चलो अब मैं खुश हूँ। तभी वो थोड़ी सी शर्माते हुए उसे थैंक्स बोलती है और तभी वहाँ पर उसके दोस्त आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि अब मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसकी दोस्त मिलती है जो उससे कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया, चलो एक साथ डिनर करते हैं। वैसे लड़कियों के स्कूल में तुम्हारा लाइफ कैसा बीत रहा है, मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। वैसे भी तुम ब्यूटीज के ग्रुप के साथ रह रहे हो और ब्यूटी पेजेंट का क्या हुआ। वो उसे अपना पूरा कहानी बता देता है और बताने के बाद कहता है कि मैं इसे कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। वो कहती है ये तुम्हारा जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तुम हमेशा लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे लेकिन जब भी तुम बुली होते थे तब तुम कोई ना कोई रास्ता फाइट बैक करने का ढूंढ ही लेते थे, लेकिन अब तो तुम किसी चेन डॉग की तरह बन गए हो, कोई भी आकर तुम्हें बुली करके चला जाता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा कैसे बदल गए। ये सुनकर वो घबरा कर कहता है कुछ भी नहीं हुआ है और सोचता है कि मैं इसे ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। तभी वो कहता है कि मेरे बारे में बातें करना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं भी तुम्हारे स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह पढ़ने वाली हूँ। ये आउटिंग खत्म होने के बाद ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो दोनों भी आ रहे हैं। जब तुम चुंगनान चले गए थे तब तुम्हारे प्रिंसिपल हमारे स्कूल में आकर एक्सचेंज प्रोग्राम को बताई थी। वो कही थी कि इससे स्कूल के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये सुनकर वो बोलता है कि जरूर स्वान सिर्फ लड़कियों के लिए आ रहा होगा और तभी वो बाद में मिलते हैं बोलकर बिना खाना का बिल दिए वहाँ से भाग जाती है, इसलिए बिल उसे ही चुकाना पड़ता है। और वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर वो दोनों आ जाते हैं तो मेरे सर का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तभी वो देखता है कि हानियो गुल्लक खरीद रही होती है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछता है क्या बात है, तुम अकेले शॉपिंग कर रही हो। वो कहती है कि हम जल्दी ही वापस जाने वाले हैं ना, इसलिए मैं ये खरीदना चाहती थी। तभी वो उसका हेल्प करने लगता है और वो उसे सजेस्ट करता है, वो उसे खरीद कर जाने लगती है। तभी वो उससे कहती है तुम्हें वो याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे। वो कहता है वो चोर वाला इंसिडेंट। तभी वो कहती है कि तुमने मेरा उस वक्त भी हेल्प किया था और स्कूल में भी काफ़ी बार किया है और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी है और मैंने अभी तक उसके बदले तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं की हूँ और ना ही तुम्हें थैंक यू भी बोली हूँ। इसलिए वो जो अभी खरीदी होती है वो उसे देते हुए उसे थैंक्स कहती है। वहीं पर फांजी को दिखाते हैं जो लान के पास जाती है। उसे देखकर वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे कुछ खाने के लिए देते हुए एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में बताती है और कहती है मैं तो उस वक्त सरप्राइज हो गई थी जब वो एक लड़की का भेष में आया था और उसने तुम्हें बचाया भी था। लान थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि वो फिर भी एक मर्डरर ही रहेगा, चाहे कितने ही लोगों को वो क्यों ना बचा ले, लेकिन उससे याव जब जिंदा नहीं होने वाली है। तभी वो उसे शांत करते हुए कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो उस गुल्लक को अपने कमरे में रख लिया होता है और वही मेडिसिन पी रहा होता है जो उसे लॉरेंस दिया होता है। तभी वो तोंगफे को स्विमिंग सूट में देखता है। वो देखकर वो सोच रहा होता है इतनी लेट गई, ये स्विमिंग कर रही है। तभी वो देखता है कि वो स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है। ये देखकर फैंग बोलता है तो इसीलिए बीच पर वो सिर्फ बैठी ही रही थी और मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उससे उसकी एक वीकनेस का पता चल गया होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डूबने लगी है। ये देखकर वो बिना कुछ सोचे बालकनी पर से कूद जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। ये देखकर वो उससे कहती है कि मुझ पर तुम्हारा एहसान रहेगा। तभी उन्हें मोया एक साथ देख लेती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉनिटर सबका अटेंडेंस ले रही होती है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर नेंगोंग ही नहीं होती है। इसलिए वो प्यार से फैंग से पूछती है कि वो कहाँ पर है। वो बताता है कि वो अभी तक सो ही रही होगी। वहीं पर कुछ लोग बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि आज मॉनिटर फैंग से कुछ ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रही है ना। वहीं पर फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली ये लास्ट दिन है, ये भी खत्म हुआ, बहुत कुछ हुआ इन 7 दिनों में। तभी वो अपने पॉकेट में देखता है और उसमें उसे वही बैग मिलता है जो उसे नोंगांग दी होती है। उसे देखकर वो उसे खोलते हुए सोचता है कि अब तो शाम को हम लोग वापस जा रहे हैं, अब तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। और वो खोल देता है जिसमें एक पर्ची होती है। वहीं अगले समय मॉनिटर नेंगोंग को उठाने जाती है, लेकिन वो 5 मिनट और सोने देने के लिए बोल रही होती है। तभी वो कहती है अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं तुम्हारा बर्गर खाने जा रही हूँ। ये सुनकर वो उठ जाती है और लेते हुए उससे पूछती है क्या तुम तैरना सीख गई। ये सुनकर वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है कि मैंने फैंग को बालकनी पर से जंप करते हुए देखी थी और वापस वो पूरा भीग कर आया था। मॉनिटर पूछती है क्या वो तुम्हारे लिए कूदा था। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने एक बार उसके लिए भी डिविनेशन किया था। वो पूछती है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था। वो बताती है कि उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि उसे अवॉइड कैसे करना है, मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया था। लेकिन डिविनेशन से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या हो सकता है, जो होना चाहिए वो होकर ही रहेगा। और सिर्फ एक चीज़ है जो डिविनेशन नहीं बता सकती है और वो है लोगों का माइंड कि वो उस वक्त कैसा काम करेगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो एक बच्चे को बचाने के लिए कार के सामने कूद गया होता है और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दिखाया जाता है कि उस पर्ची में लिखा होता है कि हिलना मत।
इसके बाद फैंग की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसके सामने उसका दोस्त स्वान मूछें लगाकर बैठा होता है और उससे कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, मुझे लगा नहीं था कि तुम उठोगे भी। वो पूछता है तुम स्वान हो ना, पूरा बेवकूफ़ लग रहे हो। स्वान कहता है चलो काम की बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, तुम्हें याद है कि सानिया में क्या हुआ था। वो बताता है कि ब्यूटी पेजेंट के बाद मैं रास्ते पर टहल रहा था और तभी मैंने वो बैग खोला था जो मुझे नेंगोंग दी थी। एक छोटी लड़की का बलून हवा में उड़ गया था और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। तभी वो कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो लड़की बिल्कुल ठीक है और जब तुम्हें सब कुछ याद ही है तो सब कुछ ठीक होगा। वो पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। स्वान कहता है कि 5 साल बीत गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके वो दोनों दोस्त भी आ जाते हैं जो उसे पीने के लिए पानी देते हैं। वो पानी पीने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, आखिर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। ये बोलकर वो कहता है कि लान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है और एक ग्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा ली है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। और हानियोडिंग की बात करें, ये बात वो पूरा करता है कि तभी फैंग उसे बोतल से मारते हुए कहता है कि अब अपना नाटक बंद करो। वो पूछता है तुम्हें पता कैसा चला। फैंग उसे पानी का बोतल का प्रोडक्शन डेट दिखाते हुए कहता है ये परसों का ही बना हुआ है। ये देखकर स्वान कहता है कि अब तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। ये बोलकर वो अपना मोबाइल निकालकर उसका लड़की वाला फोटो उसे दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा लड़की वाला फोटो टिंडर पर अपलोड करूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन तभी फैंग उसे पीट कर उसका मोबाइल छीनकर तोड़ देता है। तभी वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लड़की कैसे बन गए थे। फैंग कहता है इसका क्रेडिट लॉरेंस को जाता है, उसी ने पूरा मेकअप करके और पता नहीं क्या क्या चीजें मुझे पहनाकर उसने मुझे लड़की बना दिया था। तभी स्वान वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, लेकिन वो उसे पकड़ कर पीटते हुए कहता है अभी हमें और बातें करनी है। तभी वो बताना शुरू करता है कि तुम्हें एक कार ने हिट कर दिया था, तभी उस लड़की के मदर और ड्राइवर ने तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसके बाद एक लड़की अपने बटलर के साथ एक प्लेन अरेंज करके तुम्हें वापस यहाँ पर लाई थी, बस इतना ही हुआ था। तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उन्हें अपना आइडिया बता देता है। ये सुनकर वो लोग बोल रहे होते हैं ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके बाद वो स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो लोग बुरा भला नहीं बोल रहे होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस करके सबको बता दी होती है कि फैंग सिक्योरिटी टीम का मेंबर था, इसलिए उसने ऐसा किया था। तभी फैंग को रास्ते में वो चारों दिखती है और तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनके साइड से आराम से निकलकर वहां से चला जाता है। और जब मॉनिटर उसे ग्रीट करती है तो फैंग बिना उसे कुछ बोले उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके बाद ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के बारे में बताती है। इसके बाद उनके क्लास को दिखाते हैं जहाँ पर टीचर कहती है कि जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा है उसके हिसाब से ये रहे एक्सचेंज स्टूडेंट। फैंग उन्हें अपने ही क्लास में असाइन देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर प्रिंसिपल ने इन्हें मेरे ही क्लास में क्यों भेजा। इसके बाद लंच टाइम में मोया मॉनिटर को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहीं पर खोई होती है और सोच रही होती है कि सानिया में फैंग का कार एक्सीडेंट हो गया था और जब सुबह मैंने उसे ग्रीट किया तभी उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, आखिर उसे हो क्या गया है। वैसे भी मैं क्लास के मॉनिटर हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा फिक्र हो रही है। यही सब सोचकर वो उसके पास चली जाती है और फैंग अपना प्लान को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं इसने कार एक्सीडेंट के कारण अपना याददाश्त तो नहीं खो दिया है ना। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। फैंग कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं मेमोरी डिसऑर्डर से सफर करूंगा। वो शौक में उससे पूछती है तुम्हें अभी भी क्या याद है। फैंग कहता है कि मुझे सिर्फ मेरा क्लास नंबर ही याद है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तुम लोग कौन हो, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं क्लास का मॉनिटर तोंगफे लू हूँ। वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तभी मॉनिटर मोया को वहां से लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद वो खुश होकर कहने लगता है कि मैं एक्टिंग में कितना ज्यादा अच्छा हूँ, मैंने लड़कियों को इम्प्रेस कर दिया है, अब तो मैं और भी ज्यादा पॉपुलर बनने वाला हूँ। तभी वहाँ पर डोंगांग आ जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। उसके दोस्त कहते हैं कि नाटक बंद करो, उसने तुम्हें देख लिया है। तभी फैंग कहता है तुम्हारे डिविनेशन के कारण तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता चल गया है। तभी वो कहती है मुझे चिकन बर्गर और कोक चाहिए। फैंग लाने जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं कुछ ही मिनट में लेकर आता हूँ। उसे उसी के जाल में फंसते हुए देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि शायद इसने गलत जगह पर पैर रख दिया है। वहीं पर फैंग डोंगांग के लिए लंच लाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पकड़ा गया। वैसे भी मैं उसके डिविनेशन स्किल के बारे में भूल ही गया था, बट शायद वो मेरी ही साइड लेगी। तभी वो अपने बहन को अपने दोस्तों के साथ खुश देखता है। वो देखकर वो सोच रहा होता है कि बहुत दिनों बाद मैं उसे खुलकर हंसते हुए देख रहा हूँ और मैं किसी को भी उसके पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। और तभी वो अपने क्लास में पहुंच जाता है और वहाँ पर हानियो भी होती है, इसलिए उसका दोस्त नाटक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बहन भी हमारी ही क्लास में है। ओ मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा याददाश्त तो चला गया है। तभी फैंग नोंगांग को उसका लंच देते हुए कहता है कि इससे हमारे बीच में रखना। तभी उससे उसके दोस्त बुलाते हैं जहाँ पर हानियो भी होती है और यहीं पर
में दिखाते हैं कि फैंग के दोस्त हानियो से कहते हैं कि फैंग अपना याददाश्त खो चुका है, इसलिए हानियो उससे पूछ रही होती है क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। फैंग सोच रहा होता है कि शायद मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। तभी फैंग देखता है कि कुछ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो जब थोड़ा सा उसके करीब आ जाता है तब वो देखता है कि वो तो बेसबॉल है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर फैंग अचानक हानियो को पकड़कर नीचे झुक जाता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं और वहीं पर वो बॉल ये कि एकदम फेस के सामने से गुजरता है। वो देखकर वो भी अचानक शॉक्ड हो जाती है। वहीं क्लास में उसका दोस्त हैरानी से पूछ रहे होते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कांच से हानियो को चोट लग गई है, इसलिए वो स्वान से उसका रुमाल मांगता है और यांग को डॉक्टर को बुलाने भेज देता है और साथ में टीचर को भी इन्फॉर्म करने भेज देता है। वहीं पर वो दौड़कर जा रहा होता है और वहीं पर ये उस बेसबॉल को हैरानी से देख रही होती है। वहीं क्लास में वो लोग उसे रुमाल बांध दिए होते हैं, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है, इसलिए फैंग उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। वहीं पर स्कूल के बगल वाले बिल्डिंग पर एक बंदा बेहोश होता है और उसके पास बेसबॉल शूटर भी होता है और वहीं पर लॉरेंस बोल रहा होता है कि मेरी लेडी बिल्कुल सही थी कि उन्हें कोई परेशान करने आएगा, चलो अब मुझे वो सब कुछ तुम बता दो जो तुम जानते हो। इसके बाद कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा ग्रीन हेयर बंदे को ये का फोटो देते हुए कहता है कि यही तुम्हारा मिशन का टारगेट है। इसका नाम सोशा ये है और ये चोंगनान गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। अभी पूरा स्कूल सानिया जा रहा है, इसी टाइम पीरियड में तुम अपने मिशन को प्रिपेयर कर सकते हो और 50% पैसा देते हुए कहता है कि 50% काम करने के बाद मिल जाएगा। ग्रीन हेयर पूछता है क्या सच में ये लड़की इतने पैसों के वर्थ इट है, आखिर हमें इतना प्रॉब्लम उठाना ही क्यों पड़ रहा है, उसे हॉस्पिटल भेजकर पूरा मामला एक्सीडेंट जैसा प्रेजेंट करने का। वो कहता है कि तुम्हें पैसों को लेकर ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और बाकी का हिस्सा तुम्हारे काम का चीज नहीं है। वहीं पर ये के घर को दिखाते हैं जहाँ पर ये कुछ डाटा देख रही होती है, उसे उसमें कुछ गड़बड़ी लग रही होती है, इसलिए वो लॉरेंस को बुलाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये पता करो कि क्या रिसेंटली स्कूल में कोई सस्पिशियस पर्सन आया है। वहीं पर ग्रीन हेयर को दिखाते हैं जहाँ पर वो ये को ढूंढने के बाद उस पर हमला करने वाला होता है और वो उसे बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा दिखाने के लिए उस वेपन का यूज कर रहा होता है और वो उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लॉरेंस आकर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। वहीं पर ग्रीन हेयर उस पर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम के वक्त परेशान करने की। लॉरेंस कहता है कि मैं मिस ये का बटलर हूँ और तुम कौन हो। ये सुनकर वो डर जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं हुआ हूँ और ना ही आज होऊंगा। लेकिन तभी लॉरेंस उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि अब से तुम रिटायर हो सकते हो। इसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग हानियो को हेल्थ रूम में लेकर चले गए होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि चोट हड्डी पर नहीं लगा है। वहीं पर उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि अभी तक बेसबॉल टीम से कोई माफी मांगने क्यों नहीं आया। हानियो कहती है हमारे स्कूल में कोई बेसबॉल टीम है ही नहीं। तभी वहाँ पर नेंगोंग प्रिंसिपल को लेकर आ जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। हानियो हाँ में जवाब देती है। तभी प्रिंसिपल कहती है कि हमने पुलिस को बुला दिया है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी कांटेक्ट कर दिया है, वो लोग अभी सिटी में नहीं है बट कुछ ही दिनों में वो लोग आ जाएंगे। ये सुनकर वो थोड़ी सी सैड टाइप की हो जाती है। वहीं बाहर में जाते हुए फैंग सोच रहा होता है कि आखिर हानियो वैसा रिएक्ट क्यों कर रही थी, शायद वो नहीं चाहती है कि उसके पेरेंट्स स्कूल आए, बट फिर सोचता है कि शायद मैं लड़कियों के साथ रह रहकर थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो गया हूँ। तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त आकर कहते हैं अब हानियो चली गई तो तुम हमें भूल गए। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी स्वान कहता है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। ये बोलकर वो पूछता है कि ब्यूटीफुल स्कूल है, खूबसूरत लड़कियां हैं, तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा है। फैंग तुरंत मना कर देता है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हो क्या गया है, ऐसा तो तुम्हारा लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगा। तभी स्वान कहता है कि मुझे तुम्हें दिखाने दो। ये बोलकर वो ब्लोंडी यानी कि स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट की तरफ इशारा करता है। ये देखकर फैंग की फट जाती है और इससे पहले कि वो रोक पाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो उसके पास जाकर उससे पूछ लेता है और वो हाँ भी बोल देती है, लेकिन आगे कहती है कि जगह मैं डिसाइड करूंगी। और तभी वहाँ पर डिसिप्लिन कमेटी के स्टूडेंट आ जाते हैं और वो लोग उसे बांध कर घसीटते हुए स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में लेकर जाने लगते हैं और वो हेल्प चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो दोनों ऐसा दिखावा करके वहाँ से निकल जाते हैं कि जैसे वो दोनों उसे जानते ही नहीं है। इसके बाद लॉरेंस को दिखाते हैं जो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी ये की मेड आकर कहती है कि तुम्हारा गेस्ट आ गया है, इसलिए वो वहाँ से युआन के पास चला जाता है जिसका लाइफ वो मिजरेबल बना दिया होता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे फैंग के बारे में कुछ पूछना है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे वो बता दोगे जो मैं जानना चाहता हूँ। वो कहता है मैं जो भी जानता हूँ मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तभी वो उसे चेयर पर बांध देता है और पेट में एक घूसा मारकर पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा और फैंग का रिलेशनशिप आखिर क्या है, क्यों वो तुम्हें खत्म कर देना चाहता था, आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। वहीं पर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जहाँ पर उसकी चमची आकर कहती है कि मुझे
मुझे पता चल गया है कि स्कूल एक्सचेंज होकर यहाँ आने से पहले स्वान फेंग, यांग और फांजी का क्लोज फ्रेंड था। वहीं पर वो लोग स्वान को बांधकर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। स्वान उनसे वॉशरूम जाने देने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ पर भी जाने नहीं देते हैं। और नैश चैंग यानी कि ब्लैक हेयर उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट को हैरास करने की, अब तुम नहीं बचोगे। तभी वहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट आकर कहती है, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगी, अब तुम जा सकती हो। ब्लैक हेयर ये बोलकर चली जाती है कि लाइन क्रॉस मत कीजिएगा, हर बार आपको बचा पाना आसान नहीं होता है, ये इंजर्ड भी हो सकता है, पिछली बार तो कुछ लोग पागल ही हो गए थे। वहीं पर वो उसे डराते हुए बोल रही होती है, अब यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसे माफ़ करने के लिए, और बोल रहा होता है कि मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली की खातिर मुझे जान से मत मारना। वो अपना रिएक्शन चेंज करके कहती है, मैं रूल नहीं तोड़ सकती हूँ, कई सारे स्टूडेंट ने तुम्हें मुझे हैरास करते हुए देखा था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे कैसे पनिश करने वाली हो। वो उसे एक बहुत ही बड़ा नीडल दिखाते हुए कहती है, ये नीडल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना। वो देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लिंगिया कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम फेंग पर नज़र रखो और मुझे रिपोर्ट करते रहो, लेकिन इसके लिए वो मना करते हुए कहता है कि मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता हूँ, फिर चाहे तुम मुझे उसी सुई से क्यों ना मारो। तभी वो अपना शर्ट का 2-4 बटन खोलते हुए कहती है, कितना बुरा हुआ, मैं तो तुम्हें अपना पीए बनाना चाहती थी। ये सुनकर आदत से लाचार स्वान उसके जाल में फंस जाता है। वहीं पर ये के मेंशन को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ग्रीन हेयर को पकड़कर रखे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई भी उस पर नजर नहीं रख रहा होता है और आसपास कोई गार्ड भी नहीं होता है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो उसके जाल में ही फंसा होता है। उसे भागते हुए देखकर मेड लॉरेंस को कॉल करके कहती है कि प्लान के हिसाब से हमने उसे भागने दिया है। लॉरेंस उसे गुड जॉब बोलकर फैंग को ढूंढने निकल जाता है। वहीं पर स्कूल में वो दोनों स्वान को सहारा देकर ला रहे होते हैं और उसका हालत ऐसा इसलिए हो गया होता है क्योंकि लिंगिया उसे चाबुक से मारते हुए कह रही होती है कि अगर मैंने तुम्हारा हालत नहीं बिगाड़ा तो फैंग को तुम पर शक हो जाएगा। तभी वहाँ पर लॉरेंस आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो बिना कुछ सुने मना कर देता है। इसलिए लॉरेंस कहता है कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसलिए वो यांग को स्वान को ले जाने वहाँ से बोलता है और लॉरेंस से कहता है कि मुझे तुम्हारी लेडी से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी लॉरेंस कहता है कि भूलो मत, तुमने जापान में उन्हें चेंज करते हुए देख लिया था। फैंग कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं देखा था। तभी वो कहता है जो भी हो, लेकिन तुमने उसे नेकेड देख लिया है। फैंग कहता है कि तुमने लान को चोट पहुंचाया था, इसलिए अब हिसाब बराबर हो गया है। लॉरेंस कहता है कि जो भी उस वक्त हुआ था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन वो पूरा का पूरा मेरा ही डिसीजन था, इसमें मेरी लेडी का कोई भी हाथ नहीं था। तभी फैंग ये बोलकर वहां से जाने लगता है कि तुमने मुझे एक और रीजन दे दिया खुद को रिजेक्ट करने का। तभी वो उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी ये वाला वीडियो है। ये सुनकर जल्दी से फैंग उसका मोबाइल छीन कर उसे तोड़ देता है। लॉरेंस पूछता है क्या तुम अब मेरी मदद करोगे? फैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास और भी कॉपीज होगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर ये को दिखाते हैं जो अपने कार से निकलती है। तभी वहाँ पर 3 बंदे आकर कहते हैं कि बॉस तुम्हें चाय के लिए इनवाइट करना चाहता है, इसलिए वो कुछ बोलकर उनके साथ चली जाती है। वहीं पर लॉरेंस फैंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और ये को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है, इसलिए वो बोलने लगता है कि शायद वो किडनैप हो गई है और उससे कहता है कि तुम अभी भी जानना चाहते हो उस दिन पार्क में क्या हुआ था? वो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता हूँ, आखिर वो रोने क्यों लगी थी? लॉरेंस बताता है कि वो अपने फादर को मिस कर रही है। उसके फादर बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और काम में हमेशा बहुत ही बिजी रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर अपनी बेटी के साथ टाइम बिताया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो आइसक्रीम खरीद कर आ रहे थे तब एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उनके डेथ के बाद ये अपने फैमिली फॉर्चून को इनहेरिट कर लिया, लेकिन समय समय पर लोग उन्हें पैसों के लिए ट्रिक करते रहे। इसके बाद वो अपना फैमिली का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी और कोल्ड हार्टेड वर्क एल्कोहलिक बन गई। वो हमेशा लोगों से दूर रहा करती थी और ऐसे ही करते करते वो लोनर बन गई। वो कंपनी के किसी भी डायरेक्टर पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वो सभी जरूरी मीटिंग खुद ही अटेंड किया करती थी। लेकिन हाफ ईयर पहले एक लड़की आई जिसने उनका पूरा लाइफ ही बदल दी, लेकिन वो भी 1 महीने से गायब है। ये सब सुनकर फैंग कहता है मैं तो ये सब जानता ही नहीं था, लेकिन ये सब क्या उसका किडनैप होने से रिलेटेड है? तभी लॉरेंस उसे एक ब्लूटूथ देते हुए कहता है कि ये के पास एक जीपीएस है और टैपिंग डिवाइस भी है जिससे हम लोग उन्हें सुन सकते हैं, और जीपीएस के सिग्नल को फॉलो करते हुए वो लोग ये कंपनी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे होते हैं। इसलिए लॉरेंस अपने मेट को प्लान को फॉलो करने के लिए बोलकर फैंग को लेकर बिल्डिंग में चला जाता है। कुछ गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसे धोकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और उन्हें पता चल जाता है कि पूरा बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है और एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए वो फैंग को सीढ़ियों से चलने के लिए बोलता है और यहीं
साथ में दिखाते हैं कि कुछ लोग ये को अपने साथ कंपनी के जनरल मैनेजर के पास लेकर जाते हैं। उसे वहाँ पर देखकर वो कहता है कि फाइनली तुम आ ही गई, मैं तो इंतजार कर करके बोर हो गया था। तभी वो चेयर पर बैठते हुए कहती है कि अब ये सब क्या नाटक है। वो जिसका नाम जुंगफू लू होता है वो कहता है कि तुम एक डेविल हो और मैं सभी एम्प्लॉय को तुमसे बचाऊंगा। ये बोलकर वो उसे एक पेपर साइन करने के लिए देते हुए कहता है कि तुम इस पर साइन करके खुद को चेयरमैन के रोल से क्विट करके मुझे अपना रिप्लेसमेंट रिकमेंड करो। ये कहती है अगर तुम चेयरमैन बन भी जाते हो तो भी तुम अपने लिमिटेड शेयर के कारण बोर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वहीं पर लॉरेंस और फैंग जल्दी से आ रहे होते हैं और वहीं पर जिंगफू लू उससे कहता है कि तुमने मेरे डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट किया है। ये बोलकर वो उससे पेपर देखने के लिए देता है। उसे देखकर वो कहती है वोटिंग राइट असाइनमेंट एग्रीमेंट, तुम तो कोई बेवकूफ़ लग रहे हो। बोर्ड के सभी मेंबर को इसे अप्रूव करना पड़ेगा तब जाकर ये काम करेगा। सिर्फ हम दोनों के बीच में किया गया एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी बोर्ड के मेंबर को कन्विंस कर लोगे? वो कहता है हाँ मैं कन्विंस कर सकता हूँ, तुम सिर्फ देखते जाओ। वहीं पर वो दोनों आते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ का सीढ़ी भी टूटा हुआ होता है, इसलिए वो लोग दूसरे तरफ की सीढ़ी से जाते हैं। और जब वो लोग लगभग पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी ग्रीन हेयर उनके ऊपर झूमर गिरा देता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। उन्हें सर्वाइव करता देखकर वो कहता है कि तुम लोग लकी थे इसलिए बच गए, लेकिन ये मेरा इलाका है इसलिए यहाँ से आगे तुम लोग नहीं जा सकते हो। तभी लॉरेंस फैंग को आगे जाने के लिए कहता है और आगे कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा और उसे एक नोट भी देता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर लॉरेंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग पिछली बार जैसे मिले थे अब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो भड़क जाता है और ब्लेड्स निकाल लेता है, लेकिन लॉरेंस उसका मजाक उड़ा देता है कि मैं तो डर ही गया, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से अवॉइड कर देता है और तभी वो कुछ स्ट्रिंग से निकालकर उसका फेस को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वुल्वरिन जैसा कुछ नाइफ्स निकालकर उसे काट देता है। ये देखकर ग्रीन हेयर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लॉरेंस कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तभी वो फिर से ब्लेड्स निकाल लेता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही वो उसके नेक पर अपना नाइफ रख देता है और दूसरे से उसका गन छीन लेता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता है, जिससे वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी वो अपना हथियार हटा लेता है और कहता है कि अब तक तो फैंग काफ़ी दूर पहुंच चुका होगा और उठने में उसका हेल्प करने लगता है। वहीं पर फैंग जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे ब्लू हेयर मिलता है। वो वहाँ से उतरते हुए कहता है कि ग्रीन हेयर के होने के बावजूद भी कोई वहाँ से निकल गया। फैंग पूछता है क्या तुम भी जुंगफू लू के लिए ही काम करते हो? वो कहता है कि हाँ मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तभी वो आगे आते हुए कहता है कि अब काम का वक्त हो गया है। ये बोलकर वो उस पर 2-4 पंचेस से हमला कर देता है, लेकिन फैंग उसे डॉज कर लेता है और हैरानी से पूछता है ये कैसे हो सकता है? ब्लू हेयर कहता है कि तुम बच गए, काफ़ी इंप्रेसिव था। फैंग कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे मेंटोर के अलावा कोई और भी ऐसा कर सकता है। ब्लू हेयर कहता है कि मुझे एक बार और ट्राई करने दो। ये बोलकर वो काफ़ी स्पीड में आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसे देखकर कहता है इतनी जल्दी खत्म, मैंने तो अभी अपना बेस्ट भी ट्राई नहीं किया है। तभी फैंग उस पर चेयर फेंक कर हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और वो उसे एक पिलर तोड़कर मारता है और सोचता है कि शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही जोर से मार दिया, अब तो उसका चटनी बन गया होगा। तभी वो ये देखकर हैरान होता है कि वो मरा नहीं होता है, इसलिए वो पूछता है कि कोई भी आम बंदा इस हमले से नहीं बच सकता है, आखिर तुम कौन हो? फैंग कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे मेंटोर काफ़ी महान है। तभी वो फिर से फैंग पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसका ब्लूटूथ भी निकल जाता है। ब्लू हेयर उससे कहता है कि अब तक तो जुंगफू लू अपना काम कर ही लिया होगा, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वहीं पर फैंग उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता है। तभी ब्लू हेयर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ब्लूटूथ से जुंगफू लू का हंसने का आवाज़ सुनाई देने लगता है। ये सुनकर ब्लू हेयर वहीं पर गिर जाता है और सोचने लगता है कि जब भी मैं उसका हंसी सुनता हूँ मुझे उल्टियाँ होने लगती है। उसे उल्टी करते देखकर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। तभी ब्लू हेयर किसी तरीके से उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर से जुंगफू लू की हंसी की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगती है। ये सुनकर फिर से उसका शुरू हो जाता है और अब फैंग को कुछ कुछ समझ में आने लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए उठता है और इविल स्माइल के साथ ब्लूटूथ लेकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो डरते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? फैंग कहता है वही जो तुम सोच रहे हो। ये बोलकर वो ब्लूटूथ उसके कान में लगाकर वहां से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक वो नहीं पढ़ा है जो लॉरेंस ने मुझे दिया था। ये बोलकर वो पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके फादर के डेथ के बाद लेडी ये काम के बाद खुद को अपने ही रूम में बंद करके रखती थी। वो 1 साल तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसलिए हम सभी लोगों को थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। लेकिन फिर याव याव आई थी, उसके कंपनी के कारण वो फिर से नॉर्मल होने लगी थी। इतना पढ़कर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके साथ इतना कुछ हुआ है। खैर जो भी हो, मेरा काम है उसे सेफ रखना।
तभी वो देखता है कि उसमें और कुछ भी लिखा हुआ है, इसलिए वो पढ़ना कंटिन्यू करता है, जिसमें आगे लिखा होता है कि मैंने यानी कि लॉरेंस ने अपनी लेडी की खातिर उस लड़की का बैकग्राउंड को चेक किया था। मुझे उस लड़की के बारे में कुछ अजीब पता चला और उसके बाद वो लड़की गायब हो गई और तुम्हारा दोस्त इवान चैंग ने मुझे उस रात के बारे में कुछ और बताया था और मुझे पता चला कि ये सब पढ़कर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कहती है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जुंगफू लू हंसते हुए कहता है कि जैसे ही तुम इस पर साइन करती हो अग्रीमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। ये आगे कहती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो ये जानकर हैरान होता है कि लॉरेंस का अनुसार याओ याओ मरी नहीं है, इसलिए वो इसके बारे में ये सब पूछने के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पर ये को दिखाते हैं जो उससे बोल रही होती है कि वैसे भी मैं उन शेयर होल्डर्स पर यकीन ही नहीं करती थी, इसलिए मैंने उन सभी लोगों का स्टैम्प भी गायब कर चुकी हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि आखिर तुमने स्टैम्प कहाँ रखा है, मुझे बताओ, मैं किसी को लाने के लिए भेजता हूँ। वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगी? वैसे भी बिना मेरे परमिशन के कोई भी मेरे घर में नहीं जा सकता है। तभी जुंगफू को ग्रीन हेयर कॉल करता है और गुस्से में चिल्लाते हुए आंसर करता है कि कौन है। तभी ग्रीन हेयर उससे कहता है कि बटलर ने अपने मास्टर को धोखा देकर स्टैम्प से लेकर आ गया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पागलों जैसा हंसने लगता है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म। ये बोलकर वो मोबाइल उसके सामने रख देता है, जिसमें वीडियो कॉल में वो लॉरेंस को स्टैम्प के साथ देखती है। ये देखकर वो भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लॉरेंस कहता है कि जब मिस्टर अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब मैं सिर्फ यंग मैन था, उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा था। अब 8 साल हो गए हैं और अभी भी मैंने उनका एक वर्ष भी नहीं भूला हूँ। ये गुस्से में उससे कहती है तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लॉरेंस कहता है कि आपके फादर ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, आपकी कंपनी को नहीं। बिजनेस की तरफ आपका डेडिकेशन ने आपके लाइफ को बर्बाद कर दिया है। आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं आप ही का हेल्प कर रहा हूँ आपको ढूंढने में। तभी जुंगफू लू ग्रीन हेयर को स्टैम्प लाने के लिए बोलता है और ये से कहता है कि अब हमें सिर्फ तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। ये बोलकर वो हंसने लगता है और तभी जुंगफू लू का एक चमचा ये का हाथ पकड़कर उसका थंब का प्रिंट पेपर पर ले लेता है और वो रजिस्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि लॉरेंस को उसके धोखा देने से वो काफी ज्यादा शौक में चली गई होती है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी कोई उनका डोर नॉक करता है। उन्हें लगता है कि ग्रीन हेयर वहां पर आ गया है, इसलिए उसका एक बंदा जाकर गेट खोलता है, लेकिन वहां पर फैंग होता है जो उसे किक मारकर नॉकआउट कर देता है। उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर लेकर आया हूँ। जुंगफू कहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। फैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं ही इसे खा लूंगा। तभी वो पूछता है कि नीचे वाले बंदे का क्या हुआ? फैंग कहता है तुम्ही ने उसे मार दिया। ये देखकर जुंगफू लू कुछ सोचकर अपने बंदों को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन फैंग उन सभी लोगों को बहुत ही आराम से संभाल लेता है और बोलता है कि तुम लोग नीचे वाले बंदे से भी काफी कमजोर निकले। वहीं पर जुंगफू लू इमरजेंसी एग्जिट से भाग जाता है और ये बोल रहा होता है कि वैसे भी मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, अब लेडी ये मरे या बच्चे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर जो बम वो बिल्डिंग में लगाया होता है उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी फैंग ये को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो शॉक में चली गई होती है। तभी रिंग बजने लगती है, जिससे फैंग को पता चल जाता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है, इसलिए वो उसे उठाने लगता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, बिल्डिंग में आग लग गई है। ये सुनकर वो स्ट्रगल करते हुए उठती है और उससे कहती है कि मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। फैंग उससे कहता है कि भूल जाओ उसे, अभी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी फैंग चिल्लाने लगता है कि भूल जाओ उसे, यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम फिर से नया खरीद सकती हो। ये सुनकर ये उसे एक थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है कि तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से निकल जाती है और वहीं पर फैंग का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है और उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर ये अपने ऑफिस में जाते हुए सोच रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से ये करना ही पड़ेगा। वो अपने ऑफिस में जाकर यहाँ वहाँ देखती है तो उससे वो तिजोरी मिल जाती है। चाबी निकालते हुए वो सोच रही होती है कि आई होप कि वो अभी भी इसी में हो, और वो उसी में होता है। वो लेकर वो थोड़ी सी चैन की सांस लेती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वो किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन सभी तरफ का रास्ता बंद होता है। तभी वो खिड़की से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अभी 40th फ्लोर पर है, अगर वहाँ से वो जंप करती है तो वो बच नहीं पाएगी। और तभी वो अपने फादर को याद करके वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वहीं पर फैंग उसे ढूंढते हुए सोच रहा होता है कि कितना विलफुल लेडी है। तभी वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। उसे देखकर वो पूछती है क्या तुम मेरे लिए आए हो? वो अपना रुमाल निकालते हुए उससे कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करना कब सीखोगे, और उसे अपना रुमाल देते हुए कहता है कि अपना सांसें संभालो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं है। ये बोलकर वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ के चारों तरफ का रास्ता बंद होता है, इसलिए वो उसे दूसरी तरफ से जाने के लिए कहती है। इसलिए फैंग उसे जल्दी जल्दी वहाँ से लेकर भागने लगता है। तभी वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि हम लोग लगभग पहुँच ही गए, ज़्यादा बातें मत करो।
तभी उसे एग्जिट दिख जाता है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर मलबा गिर जाता है, इसलिए अब वो लोग वहाँ से नहीं जा सकते हैं। लेकिन तभी उसे दूसरा रास्ता दिखता है और वो लोग उसी गेट से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग छत पर पहुँचते हैं। फैंग उससे कहने की कोशिश करता है कि हम लोग बच गए, लेकिन वो देखता है कि वो बेहोश हो गई है और तभी वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होने वाला होता है। इसलिए फैंग बिना ज़्यादा कुछ सोचे उसे लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और चूंकि वो बेहोश होती है इसलिए वो डूबने लगती है। फैंग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी बेहोश होने लगता है और बेहोश होने से पहले वो लॉरेंस को देखता है। और यहीं पर इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और तभी वो वहाँ पर लॉरेंस को देखता है। उसे देखकर वो कहता है तो तुम ही थे जो बेहोश होने के बाद हमें बचाए थे। लॉरेंस कहते हैं कि फॉर्चुनेटली जियो को पता चल गया था कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए वो रेस्क्यू प्लान के साथ आई थी। हमने जीपीएस की मदद से पता किया कि तुम दोनों 40th फ्लोर पर हो। एक्सप्लोजन का आवाज़ सुनकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और तभी हमने तुम दोनों को बिल्डिंग पर से कूदते हुए देखा था। ये सब जानकर फैंग कहता है तो जिनफुलू का क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम लोग उसे भागने नहीं दिए होगे। वो कहता है कि हमने उसे पकड़ लिया है और अब आगे का डिसीजन हमारी लेडी के हाथ में है। फैंग कहता है अगर तुम्हारी लेडी की बात करें तो तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? वो तो तुम्हें अभी भी धोखेबाज समझ रही होगी और उससे याओ याओ के बारे में पूछती है कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो। वो कहता है उतना नहीं जितना तुम जानते हो। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि वो ये कि काफ़ी क्लोज थी, लेकिन मुझसे वो बिल्कुल भी बात नहीं किया करती थी। मैंने उसका बैकग्राउंड पता किया था, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फैंग कहता है वो मेरी क्लासमेट थी, सिर्फ एक आम लड़की ही थी। पता नहीं क्यों तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी पता नहीं कर पा रहे हो। लॉरेंस आगे कहता है युवान ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, तो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि आखिर एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ था। फैंग कहता है कि तुम पहले ही सब कुछ पता कर चुके हो। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि याओ याओ आखिर ये को अप्रोच क्यों की थी। लॉरेंस कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी उसका घड़ी साउंड करने लगता है, इसलिए वो बाद में बातें करते हैं बोलकर खिड़की से चला जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे खिड़की से जाने की क्यों जरूरत थी। तभी वहाँ पर ये आती है और उससे कहती है तो तुम्हें होश आ गया? वो कहता है मैं अभी अभी ही उठा हूँ। तभी वो वहीं पर जाकर बैठ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो सोफा अभी भी वार्म है, इसलिए वो गुस्से में कहती है कि लगता है कि यहाँ पर कोई आया था। वो थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहता है कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी और उसे फ्रूट्स दिखाते हुए कहता है कि देखो उसने मुझे फ्रूट्स भी दी है। और उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो समझ जाता है कि क्यों लॉरेंस उससे छुप रहा है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देखने आई हो? वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है हाँ, और वैसे भी तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एहसान है। और तभी वो गहरी सांस लेकर उसे थैंक्स बोलती है और कुछ और उसे बोलने ही वाली होती है कि तभी उसके क्लासमेट दरवाजा पीटते हुए कहने लगते हैं कि ये हम है, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये देखकर ये को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जाकर दरवाजा खोलती है और उनसे गुस्से में पूछती है कि तुम लोग कौन हो। वो कहती है हम उसके क्लासमेट्स हैं और हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि वो ठीक तो है ना। तभी ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है कि उस बच्चे के बारे में हम बाद में बातें करेंगे, और बच्चे से उसका मतलब होता है याओ याओ से, और बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही थी, क्या वो फैंग से मिलने आई थी, आखिर वो दोनों इतने क्लोज कब से हो गए और किस बच्चे की बात वो कर रही थी। तभी मॉनिटर कहती है कि बहुत हुआ, अब अंदर चलते हैं। तभी फैंग फिर से एक्टिंग शुरू करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। मॉनिटर कहते हैं कि टीचर ने हमसे कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर देखने आ गए, और फ्रूट्स देते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लेकर आए हैं। और तभी वो तीनों उन्हें घूरने लगते हैं, जिससे माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगता है। इसलिए पहले से रखा हुआ फ्रूट्स को दिखाते हुए मॉनिटर पूछती है वो तुम्हें किसने दिया। फैंग कहता है ऑफ कोर्स सुसे ने दिया, और सोचता है कि बटलर को मेंशन ना ही करूं तो अच्छा होगा। तभी मोया उसे टीच करते हुए पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स हो, आखिर ये सब कब से शुरू हुआ। वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। वहीं पर वे भी कहती है चलो अब ये भी बता दो कि अभी रूम में क्या हो रहा था। वो उसे भी शांत करते हुए कहता है कि अपना डे ड्रीमिंग बंद करो। तभी वो दोनों कहते हैं कि लगता है कि फैंग हमसे कन्फेस नहीं करने वाला है। वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करते हुए कहता है कि हम दोनों क्लोज नहीं है, और वो क्यों आए थे मुझे वो भी नहीं पता है। लेकिन वहीं पर वो दोनों उसे घूरते हुए सोच रहे होते हैं कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उन्हें देखकर वो सोचता है कि ये लड़कियां कुछ ज्यादा शार्प निकली। तभी वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। तभी ये उसे मैसेज करके 2 बजे कैफे में बुलाती है, इसलिए वो वहां पर चला जाता है। तभी वहां पर वो आकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम लेट हो जाओगे। उसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। तभी वो उसका नाम लेती है, इसलिए वो अपने सपने से बाहर निकलकर कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं कैसे किसी लड़की को वेट करवा सकता हूँ। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए कुछ ऑर्डर करो। तभी वो 2 कप कॉफी और केक्स ऑर्डर करता है, और करने के बाद याओ याओ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये उसे देखकर देखते ही रह जाती है। इसलिए जब वो उसका नाम लेता है तो वो होश में आती है और शर्माते हुए कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो, और अपना कॉफी उठाते हुए कहती है कि तुम मेरे और याओ याओ के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उससे हाफ ईयर पहले मिली थी और उसका क्लोज फ्रेंड बन गई थी। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानता हूँ। ये बताती है कि हाफ ईयर पहले याओ याओ चोंगनान स्कूल में ट्रांसफर हुई थी और वो वीआईपी थी, और उसका एक डेडिकेटेड टीम था जो उससे अकेले पढ़ाया करते थे, लेकिन हम जिम क्लास एक साथ ही जाया करते थे।
इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। ये बताते बताते उसका हाथ कांपने लगता है, इसलिए फैंग उसे रोक देता है और पूछता है कि आखिर क्यों स्कूल तुम दोनों के लिए वीआईपी अरेंजमेंट किया था। ये कहती है मुझे सभी लोगों के साथ पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने पिछले साल स्कूल का 50% शेयर खरीद कर वीआईपी बन गई थी। तभी फैंग का दिमाग चलता है और वो पूछता है कि आखिर क्या था जो याओ याओ को वीआईपी बनाता था। ये कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो मुझे कभी उस पर शक ही नहीं होता। फैंग कहता है हाँ, अगर वो जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आ रही थी तो इसका मतलब जरूर जुंगफू से उसका कुछ लेना देना होगा। तभी दिखाते हैं कि मोया उन दोनों पर नजर रख रही होती है और उन्हें साथ में देखकर बोल रही होती है कि जरूर वो लोग डेट पर है। वहीं पर ये उससे कहती है कि हमें जुंगफू से सच्चाई बुलवाना ही पड़ेगा। फैंग उससे उसका बटलर के बारे में पूछता है। उसका नाम सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसे डराते हुए कहती है कि ई उसे ढूंढ रही है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो डर जाता है और सोचता है कि अगर वह पकड़ा गया तो वह नहीं बच पाएगा और उससे कहता है कि आगे के डिसीजन जब तुम जुंगफू से कुछ पूछताछ कर लोगी तब करेंगे। तभी ये मिलते रहना बोलकर अपने रास्ते चली जाती है। उन्हें अलग अलग रास्ते जाते देखकर मोया अपने दोस्त को मैसेज करके कहती है कि वो दोनों किसी होटल में नहीं जा रहे हैं और सोचती है कि वो दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा ही है। तभी वो आइसक्रीम खरीद कर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे बुक स्टोर में मॉनिटर दिखती है और वो देखती है कि वो अमनेसिया को ठीक करने वाली बुक पढ़ रही होती है। ये देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और धीरे धीरे जाकर उसे पीछे से पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वो उसके शिकंजे से बच जाती है और उसका गला पकड़ते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बुक स्टोर में हल्ला नहीं करना चाहिए। वो उसकी बात मानते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम किस तरीके की किताब पढ़ रही हो। तोंगफे कहती है कि क्लास के मॉनिटर होने के कारण मैं फैंग की मदद करना चाहती हूँ। मोया कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने अपने याददाश्त खो दिया है। वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सच है या झूठ है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तभी मोया उससे पूछती है कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं है ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं। मोया कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम उसकी इतना चिंता क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं बस वही कर रही हूँ जो एक मॉनिटर को करना चाहिए। मोया कहती है तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो रही हो, अगर तुम इनिशिएटिव नहीं लोगी तो कोई और कर देगा। मॉनिटर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या बोली, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रही हो। मोया उस बात को वहीं पर खत्म करते हुए कहती है कि सामने मैकडी है, चलो बर्गर खाते हैं। वहीं पर फैंग अपने डॉर्मेट्री में जाते हुए सोच रहा होता है कि इससे पहले कि ये मुझे दोबारा बुला ले मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और जैसे ही वो गेट खोलता है कोई उसका वेलकम करता है और वो लॉरेंस होता है जो उससे कहता है कि तुम पहले डिनर करना चाहोगे या नहाना चाहोगे। अचानक ये सुनकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें भूख लगा होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया है। फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जब वो थोड़ा सा टेस्ट करता है तो सब खाए बिना नहीं रुक पाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिए खाना बनाने तो आए नहीं होगे। लॉरेंस कहता है बिल्कुल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो पूछता है कैसी हेल्प। लॉरेंस कहता है मेरी लेडी का ध्यान रखना, मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते हो, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगा था जुंगफू से फाइट करने के लिए। फैंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी ही अग्री करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अब और उनके साथ नहीं रह सकता हूँ। फैंग पूछता है ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं तुम्हें कैंसर तो नहीं हो गया ना। वो कहता नहीं, लेकिन ये अभी मुझ पर बहुत ही गुस्सा है, मैं उनके करीब भी नहीं जा सकता हूँ और वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फैंग पूछता है किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन। वो बताता है कि मुझे मेरी लेडी के फादर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए क्या तब तक तुम मेरी लेडी को प्रोटेक्ट करने का जॉब ले सकते हो। फैंग पूछता है आखिर उसे बचाना ही किससे है। लॉरेंस उससे कहता है कि हमें अभी भी नहीं पता चला है कि जुंगफू के पीछे किसका हाथ है और आगे वो क्या करेंगे, और जब मैं उनके आसपास नहीं रहूंगा तब वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती है। तभी फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है लेकिन मैं भी उनके साथ नहीं रहता हूँ। लॉरेंस कहता है वही तो मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ, तुम्हें लेडी ये के साथ याओ याओ के बारे में कुछ क्लू ढूंढना होगा और मुझे कुछ समय के लिए जाना भी है, इसलिए क्यों ना तुम ये के विला में मूव ऑन हो जाओ। फैंग कहता है क्या वो इसके लिए मानेगी। लॉरेंस कहता है कि जिया आज रात उससे पूछेगी। फैंग सोचता है कि इसके लिए वो कभी तैयार होगी ही नहीं और उससे कहता है कि अगर वो मान जाती है तो मैं तैयार हूँ, और लॉरेंस को थैंक्स बोलता है हॉस्पिटल में फ्रूट्स लाने के लिए। लॉरेंस कहता है पर मैंने तो कोई फ्रूट्स लाया ही नहीं था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि अगर तुम नहीं लाए थे तो कौन लाया था, और आगे पता चलता है कि फ्रूट्स उसकी बहन दी होती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी कोई आकर उसका डोर नॉक करता है, इसलिए वो जाते हुए सोच रहा होता है कि इतनी देर गई अभी कौन आ सकता है। तभी वो देखता है कि वो मॉनिटर होती है, इसलिए वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए पूछता है क्या हुआ, और सोचता है कि ये थोड़ा सा अजीब है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आई हूँ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए वो खाने लगता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि इसे खाना बनाना भी आता है, और तभी वो खाते हुए सोच रहा होता है कि उतना बुरा भी नहीं है। और तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है
तो वो हेवन में पहुंच चुका होता है, जहाँ पर उसके सभी क्लासमेट्स परियां बनकर आई होती है और उसका पैराडाइज में वेलकम कर रहे होते हैं। हान्यू उससे कहती है कि अब हम लोग हमेशा एक साथ रह सकते हैं। वे कहती है कि ये पैराडाइज है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये कहती है अब हर दिन खुशियों से भरा होगा। तभी उसे उसकी बहन दिखती है, जो उससे कहती है कि चलो अब हमेशा एक साथ रहेंगे। उसे देखकर वो रोने लगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो जोर से उसका नाम लेते हुए उठ जाता है और गलती से मॉनिटर का मेलेंस पकड़ लेता है। मॉनिटर उससे कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सिर्फ एक ही बाइट खाकर तुम बेहोश हो गए थे। मुझे नहीं पता है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा, पर क्या तुम अपना हाथ हटा सकते हो? अपना हाथ वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए वो अपना आँख खोलकर देखता है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने वो जानबूझकर नहीं किया था। फैंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरा सच में वो मतलब नहीं था और सोचता है कि इससे ऐसा तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तभी वो पूछती है ये लान कौन है जिसे तुमने अभी अभी मेंशन किया था? तभी उसे याद आता है कि उसने तो अपना मेमोरी खो दिया है, इसलिए वो पूछता है क्या अभी अभी मैंने उसका नाम लिया? वो कहती है हाँ, तुमने जोर से उसका नाम बोला था। तभी वो फिर से एक्टिंग मोड में आकर कहता है मैंने सुना है कि मेरी बहन का नाम लान है, लेकिन मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है और अभी मैंने उसे अपने सपने में भी देखा था। ये सुनकर मॉनिटर खुश होते हुए पूछती है क्या तुम्हें कुछ और भी याद आ रहा है? लेकिन तभी वो नाटक करते हुए कहता है कि मेरा सर बहुत ही दर्द करने लगा है, इसलिए वो कहती है तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है कि मैं तो जन्म से ही एक्टर हूँ, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी वो उसे थैंक्स बोलता है। मॉनिटर कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही तो एक मॉनिटर को करना चाहिए। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि इससे मुझ पर विश्वास हो रहा है। तभी वो चॉपस्टिक लाते हुए कहती है कि लगता है कि ये डाइट डॉक्टर से भी जल्दी क्योर करता है। सिर्फ एक ही बाइट में तुम्हें इतना कुछ याद आ गया तो सोचो अगर तुम पूरा खा लेते हो तो तुम्हें शायद सब कुछ भी याद आ सकता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती उसे सब कुछ खिला देती है और वहीं पर वो उल्टी करते हुए बेहोश होने लगता है। मॉनिटर जाते हुए कहती है कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन उसे वहीं पर पड़ा हुआ देखकर कहती है फ्लोर पर ही मत सो जाना, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये बोलकर वो उसे उठाकर कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी खुद का ध्यान रखने नहीं आता है। ये बोलकर वो उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी उनकी टीचर उन सभी लोगों को शांत करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ और मुझे तुम लोगों को तुम्हारे नए क्लासमेट से इंट्रोड्यूस करवाने दो। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि मेरा नाम मोरिया है और मैं अल्बियोन से हूँ, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तभी टीचर उसे फैंग के सामने वाले डेस्क पर बैठा देती है और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। फैंग उसे हाई बोलता है, वो भी उसे हाई बोलती है। फैंग कहता है कि मैं भी यहाँ पर नया हूँ और तभी वो उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि चलो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तभी फांजी कहते हैं क्या बात है, फैंग पहले ही न्यू स्टूडेंट के साथ फ्रेंड बन गया। उसके दोस्त भी उसका टांग खींचते हुए कहते हैं कि फैंग तो पहले लड़कियों से बिल्कुल भी बात नहीं किया करता था, लेकिन आजकल तो वो लड़कियों के बीच में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। मोरिया पूछती है ये लोग कौन है? फैंग कहता है सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कौन है। तभी स्वान कहता है कि हाय गॉर्जियस, मैं स्वान चिनो, चलो मैं तुम्हें कैंपस दिखा देता हूँ। लेकिन वो सीधे उसके मुंह पर ही मना कर देती है। इसलिए वो पूछता है लेकिन क्यों? वो कहती है क्योंकि तुम फ्रीबोलस दिखते हो। ये सुनकर वो वहीं पर जम जाता है। तभी वो अपना सफाई देते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। तभी मॉनिटर उसे डराते हुए कहती है कि लगता है कि तुमने पिछली गलती से कुछ भी नहीं सीखा है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के लोग आ जाते हैं, उन लोगों को सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। ये देखकर नाइस शैंग कहती है कि मैं समझ गई। ये बोलकर वो अपने लोगों को काम पर लगने बोल देती है और वो लोग फिर से स्वान को बैग में बांध कर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर से उसके दोस्त ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। तभी मॉनिटर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे क्लास के बाद कैंपस दिखाने के लिए कहती है और फैंग से कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे लिए डिनर बनाई हूँ, इसे कैंपस दिखाने के बाद मैं उसे तुम्हारे रूम में लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर उनके दोस्त भी काफी हैरान होते हैं। तभी वे उसका टांग खींचते हुए कहने लगती है क्या बात है, तुम उसके लिए कुक कर रही हो? मॉनिटर कहती है तो क्या हुआ? वहीं पर वो तीनों उसे शक भरी नजरों से देखने लगते हैं कि जरूर उनके बीच में कुछ चल रहा है। तभी वे कहती है अगर तुम माइंड ना करो तो हम लोग भी आना चाहेंगे। ये सुनकर वो दोनों भी कहते हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं और तभी हानियो भी शर्माते हुए कहती है क्या मैं भी आ सकती हूँ? ये सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मोरिया कहती है अगर तुम लोग डॉर्मेट्री में कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो तो मुझे मत भूलना। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगता है। वहीं पर एक ऑफिस बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर ब्लू हेयर अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि बॉस जिनफुलू ये के द्वारा पकड़ा जा चुका है और वो लोग उसे ये के बिला में कैद करके रखे हुए हैं। उसका बॉस कहती है मुझे पता था कि जिनफुलू ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसका हेल्प करने के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश कर दिया। ब्लू हेयर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। तभी वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि नहीं, वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया था। तभी ब्लू हेयर उनसे एक और अपॉर्चुनिटी मांगता है अपना गलती सुधारने के लिए। वो उसे दे देती है और कहती है कि अब मेरे पास एक नया प्लान है और तुम्हारे लिए एक नया असिस्टेंट भी है, तुम उसे कल कांटेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी।
और कहती है कि चोंगनान गर्ल्स स्कूल काफ़ी अच्छा प्लेस है और मुझे वो डेफिनेटली चाहिए। वहीं पर उनके डॉर्मेट्री को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर कहते हैं कि मैंने इसे बहुत मिस किया था। वे कहती है कि मैं सोडा कभी कभी ही पीती हूँ। मॉनिटर पूछती है तो तुम अभी क्या पी रही हो? वो नहीं बताती है और कहती है कि ये एक सीक्रेट है। मोरिया फैंग से कहती है कि तुम्हारा रूम काफ़ी बड़ा है, हमारा क्वाड रूम भी तुम्हारे रूम से छोटा है और तुम्हें न्यूड पार्टी के साथ भी नहीं रहना पड़ता होगा। वो पूछता है न्यूड पार्टी ये क्या है? मोरिया कहती है घर में न्यूड रहना काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। ये सुनकर फैंग कुछ इमेजिन करने लगता है और वहीं पर मॉनिटर उससे बोल रही होती है कि तुम लड़कों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो। तभी नोंगोंग फैंग को मारकर उसका इमेजिनेशन बंद करवाती है। वहीं पर मोरिया कहती है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, ये सब तो काफ़ी नॉर्मल है। तभी मॉनिटर उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि अच्छे से बिहेव करो। इसके बाद वो लोग डिनर करने जाते हैं। तभी मोया अपने चारों तरफ देखने के बाद फैंग को बुलाती है और उसे उसका ये के साथ वाला फोटो दिखाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मोया कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो। फैंग उस पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि वो कोई डेट नहीं था। मोया उससे कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। उसका वैसा रिएक्शन देखकर उसे बैड फीलिंग आने लगती है और वो समझ जाता है कि जरूर उसे उसके बदले में कुछ चाहिए। मोया उससे कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे सीक्रेट रखूं। तभी फैंग एक फैन उठाकर उससे छुपने लगता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मोया बहुत एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम उसके पेरेंट्स से मिल चुके हो? तुम दोनों कब से एक दूसरे से मिल रहे हो? किसने फर्स्ट मूव किया था? फैंग कहता है कि मैंने उस पर हिट नहीं किया था, आखिर किसकी इतनी हिम्मत? मोया कहती है तुम बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उससे फ्लर्ट कर सके और ये भी पहली बार है कि वो किसी लड़के के इतने करीब आई है। और आगे कहती है कि वो तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी गई थी, तुम्हारे साथ डेट भी गई है और तुम बोल रहे हो कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जब तक मैं इसे कुछ बताऊंगा नहीं ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तभी वो उससे झूठ बोलना शुरू कर देता है कि सच्चाई ये है कि एक बार मैंने उसे कैंटीन में ऑफेंड कर दिया था, इसलिए मेरे ऊपर उसका एहसान है। हम लोग कॉफ़ी पर इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसका कैट का ध्यान रखने में उसका हेल्प करूं जब उसका बटलर घर पर नहीं था। तभी वो उन सभी को लिखते हुए कहती है कि अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्यार हो गया। लड़की ने लड़की को उसके घर आकर उसकी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए कही और तब जब उसके घर में कोई भी ना हो ताकि वो दोनों एक साथ टाइम बिता सके। इतना लिखकर वो कहती है ये स्टोरी तो बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर बन सकती है। तभी फैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये सब क्यों लिख रही हो? वो कहती है आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगे, मैं हमेशा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिख लिया करती हूँ। फैंग कहता है तुम वो सब भी लिखी हो जो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं है और एक जर्नलिस्ट को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोया कहती है कि मैं अपने रिपोर्ट्स में अपना भी कुछ थॉट्स डाल दिया करती हूँ। फैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। ये बोलकर वो डिनर करने चली जाती है। फैंग सोच रहा होता है कि आई होप कि वो किसी को ना बताए और तभी वो भी खाना खाने चला जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जैसे ही वो सभी लोग मॉनिटर का बनाया हुआ खाना खाते हैं उसके अगले दिन वो सभी लोग बेहोश होते हैं और तभी मोरिया उठते उठते डैड डैड चिल्ला रही होती है। तभी वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ और मेरे डैड कहाँ पर है? तभी फैंग भी लान लान चिल्लाते हुए उठता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से सपना देख रहा था। मोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। फैंग कहता है कि अगर तुम मॉनिटर का बनाया हुआ खाना खाओगे तो यही होगा। तभी यांग उठने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने भी पैराडाइज देखा था? वो कहता है कि हाँ, कई सारे एंजल्स मुझे ग्रीट कर रहे थे। तभी फैंग और मोरिया सभी स्टूडेंट को क्लिनिक में ले जाकर बेड पर सुला देते हैं और डॉक्टर के लिए नोट छोड़ देते हैं कि ये सभी शायद इन्हें फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। उन सभी लोगों को लाकर वो दोनों काफ़ी थक गए होते हैं। तभी फैंग कहता है कि हमने अपना काम कर दिया है, अब हमें क्लासरूम में चलना चाहिए। मोरिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे एडमिशन ऑफिस में जाकर कुछ फॉर्म्स भरना है। फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तभी रास्ते में उसे प्रिंसिपल दिखती है। वो उसके पास जाकर पूछता है क्या हुआ, आप थोड़ी सी दुखी लग रही है। तभी वो उसे पकड़कर हक कर लेती है। वो उससे पूछता है ये आप क्या कर रही है? सॉन्ग कहती है कि इंजर्ड स्टूडेंट के पेरेंट्स ने ये न्यूज़ फैला दिया है कि अब हमारा स्कूल सेफ नहीं रहा। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने मुझे वार्न किया है। फैंग पूछता है तो कंक्लूजन क्या निकला? वो बताती है कि एक डायरेक्टर ने कहा कि हमें कैंपस का सिक्योरिटी को और इन्हांस करना होगा, अगर ऐसा दोबारा होता है तो स्कूल बंद भी किया जा सकता है। तभी फैंग उनसे दूर होते हुए कहता है क्या सच? सॉन्ग कहती है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तभी फैंग वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे क्लास में जाना है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इतना केयरलेस में मत बनो। फैंग कहता है मैं हेल्प करना चाहता हूँ बट मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बोर्ड के डायरेक्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करूँगा। और धीरे धीरे पीछे होते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, बट हार मत मानिए प्रिंसिपल, मैं आपका हेल्प करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वो कहती है कि अगर स्कूल बंद हो जाता है तो तुम्हारा स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो जाएगा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है क्या नो स्कॉलरशिप? सॉन्ग केयरिंग लुक देते हुए कहती है कि अगर स्कूल बंद हो जाता है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं
नहीं मिलेगा। ये सुनकर फैंग चिल्लाने लगता है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। तभी सॉन्ग कहती है इसलिए तुम्हें तुम्हारे ही फायदे के लिए स्कूल को बचाना होगा। फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर स्कूल बंद हो जाता है तो लान का क्या होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सॉन्ग का हेल्प करने का। तभी बोर्ड्स के डायरेक्टर के रूम में मोरिया जाकर कहती है कि मैं मोरिया हूँ, न्यू कमर। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें लिंक ने भेजा है हमें सपोर्ट करने के लिए। वो कहती है कि हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर डोंग कहता है वो एक स्टूडेंट को हमारी हेल्प करने के लिए भेजी है, आखिर उसका दिमाग में चल क्या रहा है। मोरिया कहती है कि लगता है कि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं ताकि मैं अपना कैपेबिलिटी प्रूव कर पाऊं। मिस्टर डोंग कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम लोग पिछली बार फेल कैसे हो गई थी और तुम्हारा नया प्लान क्या है। वो बताती है कि पिछली बार लिन जिनफू लू को सपोर्ट की थी ये ग्रुप पर कंट्रोल लेने के लिए। उसके बदले वो चोंगनान स्कूल का शेयर हमें ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन वो फेल तो हो ही गया और साथ में वो पकड़ा भी गया। मिस्टर डोंग पूछता है क्या वो तुम्हारी आइडेंटिटी जानता है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, हम इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, हमने अपना ट्रू आइडेंटिटी जिनफू लू को कभी बताया ही नहीं है। मिस्टर डोंग कहता है तो चलो सब कुछ पर्दे के पीछे से करते हैं, और उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन उसके पास कोई भी प्लान नहीं होता है। लेकिन तभी वो तुरंत दूसरा प्लान सोच लेती है और उससे कहती है कि पिछली बार तुमने प्रिंसिपल को सेफ्टी इशू को लेकर वार्न किया था, हम कैंपस में एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पर स्कूल में लंच के बाद पूरा क्लास डल होता है। नेंगोंग बोल रही होती कि काश में एडवांस में डिविनेशन प्रैक्टिस कर ली होती तो कितना अच्छा होता। वहीं पर मॉनिटर फैंग से उसका हालचाल पूछ रही होती है। ये देखकर वेवे कहते हैं कि वो आजकल फैंग का कुछ ज्यादा फिक्र करने लगी है, इसलिए वो दोनों उसका सपोर्ट करने जाने लगते हैं। वेवे मॉनिटर से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ये चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि जाकर अपना सामान पैक करो, हम दूसरे जगह पर मूव ऑन हो रहे हैं। उसे वहाँ पर देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसने अभी क्या कहा, वो लोग मूव ऑन हो रहे हैं, आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फैंग भी हैरानी से पूछता है लेकिन कहाँ। तभी वो आगे आती है और उसका हाथ अपने हाथों में डालकर उससे कहती है मेरा घर। ये सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर ये उसे ले जाते हुए उससे बोल रही होती है कि जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर लो। फैंग हैरानी से पूछता है कि मुझे क्यों तुम्हारे घर में मूव ऑन होना पड़ रहा है। वो बताती है कि कल रात को जिया ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम लॉरेंस को रिप्लेस करके मेरा बॉडीगार्ड बन सकते हो। यह आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, वैसे भी हम दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये सब जानकर फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मान जाएगी। और तभी वो बहाना बनाना शुरू कर देता है कि मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तुम्हारा घर में रहने की क्या जरूरत है। वो कहती है कि मैं अपना ज्यादातर टाइम घर में ही बिताती हूँ, अगर हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम मेरे घर आना नहीं चाहते हो। फैंग कहता बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन पहले मुझे कुछ अरेंजमेंट कर लेने दो। ये बोलकर वो सोचता है कि पहले मैं इसे किसी तरीके से पोस्टपोन करूंगा, इसके बाद मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा इसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का। उन्हें एक साथ वैसे जाते हुए देखकर सभी लड़कियां बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि वो दोनों हैंड होल्ड किए हुए हैं, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, कितना स्वीट कपल है, वो दोनों पब्लिकली हैंड होल्ड कर रहे हैं। कुछ लड़कियां तो सीक्रेटली अपने लवर से मिलते हैं। वहीं पर फैंग काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी लान भी उसे देखकर सोच रही होती है कि मेरा भाई एक लड़की के साथ, इसलिए वो उसे मैसेज करके पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ये उसे अपने कार के पास लेकर चली जाती है और वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। फैंग कहता है कम से कम मुझे मेरा सामान तो पैक करने दो। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने बंदे को भेज दिया है, वो लोग कर देंगे। तभी उसे उसकी बहन का मैसेज आता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है क्योंकि वो उसे खींचकर लेकर जा रही होती है। वहीं पर वो उसे अपने घर लेकर चली जाती है। उतना बड़ा विला देखकर वो कहता है ये तो किसी पैलेस जैसा दिख रहा है। ये कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो सिर्फ एक आम घर है। तभी उनकी दोनों मेड उनका वेलकम करते हैं। ये ई को फैंग को उसका कमरा दिखाने के लिए भेज देती है और जिया को अपने साथ ड्रेस चेंज करने में हेल्प करने के लिए लेकर चली जाती है। वहीं पर ई फैंग से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो पूछता है क्या सच में ये मुझे अपना बॉडीगार्ड चाहती है। ग्रीन मैट पूछती है ये तुम क्या पूछ रहे हो। फैंग क्लियर करते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, लेकिन फिर भी उसने मुझे क्यों चुना। वो कहती है कि तुम मेरी लेडी को नहीं जानते हो, वो बहुत ही सस्पिशियस पर्सन है, वो किसी पर भी बहुत ही जल्दी विश्वास नहीं करती है। इतने सालों तक सिर्फ लॉरेंस, जिया और मैं ही उसके साथ रहे हैं क्योंकि उनको हम पर पूरा विश्वास है, और वैसे भी वो कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेती है। उसने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड चुना, इसका मतलब वो तुम पर पूरा भरोसा करती है। फैंग पूछता है आखिर मैंने उसका भरोसा कैसे जीता। वो आगे बताती है कि तुमने अपना जान खतरे में डालकर उसका जान बचाए थे, यही बात उसके दिल को छू गया है। ये सुनकर फैंग सोचता है लेकिन मैंने तो ये किसी और कारण से किया था। वो आगे कहते हैं कि भले ही तुम्हारा ये करने का कोई और मोटिव रहा होगा, लेकिन तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। फैंग कहता है तो इसका मतलब उसका भरोसा गलतफहमी पर बेस है, तुम्हें जाकर उसे सब कुछ बता देना चाहिए। ग्रीन मेट कहती है कि तुम यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर रहे हो, तुम अपना जान दूसरों के लिए खतरे में डाले थे, ऐसा कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें ये रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वैसे तुम्हें अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना चाहिए कि वो तुम्हें कहाँ लीड करेगा। तभी वो उसे उसके रूम में लेकर चली जाती है। वो देखता है कि उसका पूरा रूम डोर्म जैसा ही दिख रहा होता है।
एक एक चीज बिल्कुल वहीं पर रखा होता है जहाँ पर वो डॉर्मेट्री में रखा हुआ था। ग्रीन मेड आगे कहते कि एच मांगा भी तुम्हारे बेड के पास ही रखा हुआ है जहाँ पर वो डॉर्मेट्री में रखा हुआ था। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। उसके कमरे में मौजूद एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए फैंग पूछता है वो दरवाजा कैसा है। मेरे डॉर्मेट्री में तो वैसा कोई भी दरवाजा नहीं था और वो जरूर कॉरिडोर की तरफ तो नहीं खुलता होगा। वो कहती है कि ये मेरी लेडी के रूम में खुलती है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए पूछता है क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो तो, ये दरवाजा कहाँ पर खुलता है। वो फिर से कहती है कि ये दरवाजा मेरी लेडी के रूम में खुलता है, रात को तुम्हारे रूम में आना आसान होगा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि रात को वो मेरे कमरे में क्यों आएगी। ये कहती है मेरा मतलब है कि अगर रात को कोई खतरा आ जाता है तो उसे आसानी से हेल्प मिल जाएगी। और उसके और सवालों को इग्नोर करने के लिए वो ये बोलकर वहां से जाने लगती है कि यहाँ पर काफी धूल है, इसलिए मुझे साफ करने वाले ढूंढने दो। तभी वो बाय बोलकर वहां से चली जाती है। फैंग सोच रहा होता है कि वो उस दरवाजे को लॉक कर देगा। तभी वो आकर कहती है कि दरवाजे को सिर्फ मेरी लेडी ही लॉक कर सकती है क्योंकि लॉक तुम्हारे साइड में नहीं है। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसे लॉक नहीं कर सकता हूँ तो मैं इसे ब्लॉक ही कर देता हूँ। ये बोलकर वो काफी भारी चेयर से गेट को ब्लॉक करने के लिए धकेलने लगता है। लेकिन तभी वो फिर से आकर कहती है कि मेरी लेडी तुम्हें लिविंग रूम में अभी बुला रही है, जिनफुलों के बारे में कुछ बात करना है। इसलिए वो जाने लगता है और कहता है कि मैं ये काम बाद में कर लूंगा। वहीं पर ये बताती है कि जिनफुलू ने कहा कि उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मेरे स्कूल का शेयर चाहिए था। फैंग कहता है कि वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जिनफुलू को सपोर्ट किया था तुम्हारे स्कूल का शेयर तुमसे छीनने के लिए, इसका मतलब तुम कभी उसका टारगेट थी ही नहीं। वहीं पर ये का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है और वो बोल रही होती है कि मैं इतना बड़ा मुसीबत से बचकर निकली हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं उनका कभी टारगेट थी ही नहीं। तभी फैंग उसे शांत करते हुए कहता है कि अच्छी बात यह है कि तुम्हें चोट नहीं लगी है। और टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने जिनफुलू को कैसे पकड़ लिया, मुझे तो लगा था कि वो भाग गया है। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जब जिनफुलू बिल्डिंग को ब्लास्ट करके हेलीकॉप्टर में ये बोलते हुए जा रहा होता है कि अब ये ग्रुप मेरा होगा। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर टेक ऑफ करने के लिए बोलता है और जैसे ही वो जमीन से ऊपर आता है कि तभी वो ग्रीन हेयर से स्टैम्प मांगने लगता है। लेकिन जब वो नहीं देता है तो वो भड़क जाता है और छीनते हुए चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तभी वो देखता है कि ग्रीन हेयर तो बेहोश हो गया है। तभी जिया जिया कहती है चिल्लाना बंद करो। उसे वहाँ पर देखकर वो हैरानी से पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं मिस ये की मेड हूँ और अभी मैं तुम्हें मिस ये के घर लेकर जा रही हूँ। ये देखकर वो अपना चाकू निकालकर उससे कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो ये बोलकर वो इंजन पर हमला कर देता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और वो मेड उसे लेकर चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग सोच रहा होता है कि इनके स्टाफ काफी कमाल के हैं। तभी वो फिर से टॉपिक चेंज करते हुए इस बार उससे बोर्ड मेंबर के बारे में पूछता है कि उनका क्या हुआ, क्या उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अफसोस होने लगता है और वो कहती है कि उन्होंने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं था। फैंग कहता है लेकिन उन लोगों ने तो जिनफुलू के द्वारा तैयार किया गया पेपर पर साइन तो कर ही दिया था। ये कहती है कि साइन के अलावा बिना स्टैम्प के कोई भी फायदा नहीं होता। मैंने ये सुना था कि जिनफुलू ने सभी बोर्ड्स के मेंबर को धमकाया था साइन करने के लिए, लेकिन जब तक मैंने उसे स्टैम्प के बारे में नहीं बताया था तब तक उसे कुछ भी पता नहीं था। इसका मतलब कोई भी बोर्ड्स के मेंबर ने उसे सच्चाई नहीं बताया था। पूरे साल में हमेशा यही सोचते रही कि उन्होंने मुझे इसलिए धोखा नहीं दिया क्योंकि वो लोग मुझे धोखा दे नहीं सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो लोग मुझे कभी धोखा देना चाहते ही नहीं थे। फैंग कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम शर्मिंदा हो क्योंकि तुमने उन्हें वो ट्रस्ट नहीं दिया जिसे वो डिजर्व करते थे और अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उन्हें कैसे फेस करोगी। ये कहते हैं कि शायद तुम बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो। तभी फैंग उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है और जिया जिया को ऑर्डर देता है ये का ड्रेस चेंज करने में उसका हेल्प करने के लिए और ई को सभी बोर्ड के मेंबर को बुलाने के लिए कहता है। ये उससे पूछती है आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें उनसे माफी मंगवाने ले जा रहा हूँ। ये उससे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ बस वही करो। ये बोलकर वो उन्हें टेम्परेरी हेडक्वार्टर में लेकर चली जाती है और ये को वहाँ पर भेजकर कहती है कि जो भी तुम्हारे दिल में है जाकर सब कुछ बोल दो और अपना मन हल्का कर लो। ये बोलकर वो उसे भेज देता है और वो जाकर अपने दिल की बात बोलकर अपना मन हल्का कर लेती है। वहीं बाहर में फैंग कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आ जाती है। उसे देखकर वो पूछता है तो सब कुछ कैसा गया। वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए थे। फैंग कहता है कि तुम उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे बट तुम्हें बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे पुश नहीं करना चाहिए था, मैं खुद ही कर लेती। फैंग कहते हैं कि तुम मेरे हेल्प को अपने दिल में अप्रिशिएट कर रही हो बट ये बात तुम एडमिट नहीं कर रही हो। वो शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से सेम मिस्टेक कभी ना कभी कर ही दोगी। और हंसते हुए कहता है बस मुझे थैंक्स बोल दो, अपना सिंसेरिटी तो दिखाओ। तभी वो देखता है कि वो भड़क चुकी है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद मैंने लाइन क्रॉस कर दिया है। तभी वो कहता है कि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, अब ये सब भूल भी जाओ। ये बोलकर वो भागने लगता है लेकिन तभी उसके दोनों मेड आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है लेकिन ये कहती है कि इसे वापस लेकर चलो, हम इसे सिंसेरिटी दिखाते हैं। इसलिए वो लोग उसे पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं
और वो चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को जान बचाया है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, और अपने घर ले जाकर उसके साथ बैठकर कुछ खा रही होती है। फैंग बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये मेरी हेल्प को अप्रिशिएट करेगी और मुझे घर वापस जाने देगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तभी ये उससे पूछती है क्या तुम कुछ करना चाहते हो। वो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी वो दोनों मेड आपस में बातें करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम उन दोनों के बारे में क्या सोचती हो। येलो हेयर कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये को उससे प्यार हो गया है, लेकिन अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो उनके बीच में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा। जितना मुझे पता है कि फैंग कुछ लड़कियों के काफ़ी करीब है, उनमें से कोई भी उसे सेड्यूस कर सकता है, इसलिए हमें पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये बोलकर वो लोग वही मेडिसिन फैंग के खाने में मिलाने वाले होते हैं जो वो तीनों युवान को दिए होते हैं। वो लोग युवान के ब्लड में एक स्पेशल एलिमेंट पाए होते हैं, उसी के बेस्ट पर वो लोग वो मेडिसिन बनाए होते हैं। ग्रीन मेड पूछती है क्या ये सेफ है। लॉरेंस कहा था कि जब ये मेडिसिन युवान को दिया गया था तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने डोज कम कर दिया है, इसलिए ये कंट्रोल में है। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो आज रात को ही इसे ट्राई करते हैं। इसलिए प्लान को फॉलो करते हुए वो उन दोनों को पानी देने जा रही होती है, जिसमें से एक में वो मेडिसिन मिलाए होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने फैंग आ जाता है, जिससे दोनों गिलास गिर जाता है। लेकिन फैंग दोनों गिलास पकड़ लेता है और पानी भी बचा लेता है, जिससे दोनों गिलास का पानी एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। येलो हेयर पूछती है अब आगे क्या करना चाहिए। वो पूरा सिचुएशन बताकर कहते हैं कि अब हमें नहीं पता कि कौन सा गिलास में मेडिसिन है या फिर शायद दोनों में है। वहीं पर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं और वो दोनों मेड बातें कर रहे होते हैं कि क्या मेडिसिन काम करेगा, क्योंकि वो दोनों में मिक्स हो गया है। वो कहती है मुझे नहीं पता, बट उनके अपने डिजायर को कम मत समझो, उनके बीच में फलता फूलता रोमांस उनका हेल्प कर सकता है। डिनर के बाद ये शावर लेने चली जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जब भी मैं फैंग के साथ होती हूँ मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसा फीलिंग है। वहीं पर फैंग भी शावर लेने जाता है और वहाँ का बाथरूम देखकर वो देखता ही रह जाता है और सोचता है कि मैंने कभी ऐसा इमेजिन किया भी नहीं था। नहाने के बाद वो अपने रूम में जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं सीधे जाकर सो जाऊँगा। और रात में जब वो सो ही रहा होता है कि तभी ये दरवाज़ा खोलकर उसके रूम में आ जाती है। तभी फैंग को अचानक गर्मी लगने लगती है और वो सोचता है कि क्या एसी काम नहीं कर रहा है और शायद मेरे पेट पर कुछ बैठा हुआ है और ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है। तभी ये उससे कहती है कि तुम इसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड पकड़े हुए हो। तभी वो अपना आँख खोलकर देखता है कि ये उसके ऊपर बैठी होती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं नहाने में इतना खो गया था कि दरवाज़ा ब्लॉक करना ही भूल गया था। तभी वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहती है कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने से पहले अपना हाथ यहाँ से हटा लेना चाहिए। ये देखकर वो उससे माफ़ी मांगते हुए उससे दूर हटता है और अपने वाले को शांत करते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फैंग सोचता है कि अगर कुछ पूछना ही था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि जब से कैंटीन में वो वाला इंसिडेंट हुआ था तब से हम लोग ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं है और मैंने तुम्हें कई बार बुली भी किया था, इसलिए मुझसे नफरत करना तो आम बात होगा, लेकिन उसके बजाय तुमने मेरा हेल्प किया। फैंग कहता है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा था, तुम्हें इसके बारे में बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ये अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहती है कि तुम झूठे हो, कई सारे लोगों ने मेरी हेल्प करने की कोशिश किया था, लेकिन बदले में या तो उन्हें पैसा चाहिए था या तो रेपुटेशन। बाहर में मौजूद दोनों मेड उनके बातों को सुनते हुए बोल रहे होते हैं कि अब आखिर वो ये सब क्यों बोलने लगी। ग्रीन हेयर कहती है क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा कंसर्न है। उनके फादर के मौत के बाद वो खुद को झूठ से घिरे हुए पाई थी और साथ में गलत इंटेंशन के लोगों से भी। तब से वो बहुत ही पेन में थी, इसलिए वो कुछ ट्रू फ्रेंड्स चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ हर बार धोखा ही मिला। अब फैंग एक असली फ्रेंड के जैसा लग रहा है, लेकिन लेडी ये को इस बात का डर है कि कहीं ये भी बाकियों की तरह उसे धोखा तो नहीं दे रहा है ना, इसलिए वो पता करना चाहती है। वहीं पर रूम में वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें रेपुटेशन चाहिए या पैसा, मेरी हेल्प करने के बदले तुम क्या चाहते हो। तभी फैंग पोजीशन चेंज करते हुए कहता है कि तुम हमेशा पापा की परी बनी रहती थी, लेकिन अब वो नहीं रहे, इसलिए तुम उसे ढूंढ रही हो जो तुम्हें फिर से किसी प्रिंसेस जैसा ट्रीट करे। अगर तुम अपना दिल की बात करोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और तभी वो इधर उधर देखते हुए कहने लगता है कि गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें पेन में नहीं देखना चाहता हूँ। तभी ये कहती है कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। ये बोलकर वो कहती है कि अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वो जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और तभी वो फैंग को पकड़कर अपने ऊपर ला लेती है और हंसने लगती है और कहती है कि मुझे प्रिंसेस जैसा ट्रीट करने का ड्यूटी तुम्हें ले लेना चाहिए। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और कहता है कि इससे पहले मुझे ई से पूछने दो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी उस पर भी मेडिसिन का असर हो जाता है। उनकी वैसी हरकतें देखकर मेड आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जिया कहते हैं कि जरूर मेडिसिन का असर होगा। मेडिसिन का असर अचानक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए युवान वैसा रिएक्ट करने लगा था, लेकिन फिर भी ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहीं पर रूम में वो लोग एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वो उसे हक कर लेती है और उससे कहते हैं कि मुझे अचानक बहुत ही हॉट फील होने लगा है। फैंग कहता है मुझे भी,
और वो दोनों आगे कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके विला में कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। वहीं पेड़ पर से मोरिया उन लोगों पर नजर रख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे कुछ बहुत ही हॉट दिख रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं धमाके की आवाज सुनकर वो दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी वो दोनों अपनी लेडी को रिपोर्ट करने जाते हैं, लेकिन उनका वैसा हालत देखकर ग्रीन मेड उनका फोटो लेने लगती है। इसलिए येलो हेयर उसे मारते हुए कहती है नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है।